नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो सभी स्टेट पीसीएस के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और आने वाले बिहार एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो हम इसमें केवल चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बस केवल इसमें ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं। इसमें केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत लेंथी नहीं करना है। किन तत्वों में से न्यूट्रॉन नहीं होता है? पहला क्वेश्चन है, किन तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन 1H1 लिखते हैं ना, ये क्या होता है? ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन जो होता है ये 0 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप के बारे में, जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसका कि ड्यूटेरियम का क्या होता है, यहाँ 2 हो जाता है और ये 1 ही रहता है। ये शो करता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये मास नंबर ऊपर वाला। अगर ड्यूटेरियम में इसमें पूछा जाए कि न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो क्या होगा? 2 - 1 = 1, मीन्स ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होगा। इसी प्रकार से ट्राइटियम में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से ट्राइटियम की बात करें तो उसका क्या होता है, 1 और 3। ये 3 क्या है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए, ये जो होता है ये किसी एलिमेंट को शो करता है, सिंबल। ये जो होता है इसको ए से शो करते हैं और ये होता है जेड। जो जेड होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये जो होता है इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस में होते हैं और यही हमारा बनाते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास जो निग्लिजिबल होता है उसे कंसिडर नहीं करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हमारा एटॉमिक मास बनाते हैं। तो हमें किसी भी एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए में से जेड को माइनस कर देंगे। तो अगर ए में से जेड को माइनस कर देंगे तो हमारा ए माइनस जेड जो होगा ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो जैसे जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो होता है इसको ए से डिनोट करते हैं, और ये जो इकाई किसकी होती है, तरंग दैर्ध्य की। ये तरंग दैर्ध्य जिसको कि वेवलेंथ भी कहते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं इसको भी आप याद कर लेना, इसको 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वेवलेंथ को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आसान से क्वेश्चन है, दूरी की इकाई है, ठीक है। और एक लाइट ईयर जो होता है इसको भी आप याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन देख के कुछ कुछ पता चल जाएगा, कम से कम ये ज़रूर याद रखिएगा, 10 सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पर, ये 15 होगा, 10⁻15 मीटर, ये 15 के रेंज में होता है। तो ये आपको याद रखना है, इससे भी पकड़ में आ जाएगा कि 1 लाइट ईयर 10⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि आवृत्ति, जिसको कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को किस में मापा जाता है? ऑप्शन आसान है, हर्ट्ज में नापा जाता है। और आप जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ये जो होता है ऑडिबल रेंज होता है। इसी में मनुष्य आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, इसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर नीचे गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य। तो हम जो सुन सकते हैं वो 20 से 20,000 के बीच में सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो घड़ी में जो प्रयोग होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज होता है। ये घड़ी में, रेडियो में, टेलीविज़न में भी यूज किया जाता है इस क्रिस्टल क्वार्ट्ज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? वही चीज़ है जिसको हमने पहले व्याख्या कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो पावर होती है विद्युत शक्ति, उसकी इकाई क्या है? आसान है, डी वाट, ठीक है। और पावर होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसको कि हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ की सीमा क्या है? तो देखिए इसकी सीमा जो है आपको डिफरेंट क्वेश्चन में कुछ लमसम से भी आपको याद रखने होंगे, लगभग में रेंज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या आपको इसको ऐसे याद रखना है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये जो डाटा है ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, और इसी के रेंज के आसपास अगर कुछ ऑप्शन मिलेगा तो हमें लगाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? वही क्वेश्चन है सेम, 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है? दाब की, प्रेशर की, तो प्रेशर की जो इकाई होती है वो न्यूटन। देखिए प्रेशर होता क्या है आप समझ लीजिए पहले। जो प्रेशर होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये क्या होता है? मीटर। एरिया को मीटर में डिफाइन करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और यही जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, ठीक है, इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दाब का मात्रक, वही चीज़ है, आ गया वही क्वेश्चन, फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, स्केलर और वेक्टर जानते होंगे आप लोग। वेक्टर उसको बोलते हैं जिस राशि के साथ दिशा भी, मैग्नीट्यूड के साथ दिशा भी लगी होती है। जैसे वेलोसिटी है तो उसमें हम बताएंगे कि किस दिशा में कितनी वेलोसिटी है। वही स्पीड है तो स्पीड में हमें दिशा की कोई मतलब नहीं होती, दिशा का कोई अर्थ नहीं होता। तो स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है, और ये होता है वेक्टर। तो वेक्टर स्केलर का बहुत नॉमिनल चीज़ है, ये तो जानते होंगे आप लोग। जैसे कि बल हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसको विस्थापन बोलते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण या संवेग हो गया, मोमेंटम, ठीक है। ये सब जो है
इनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वेक्टर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स यानी बल, वेग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, एक्सेलरेशन त्वरण, संवेग मोमेंटम, ये जो भी होता है इनके लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं राशियाँ जिनमें कोई मतलब नहीं होता, जैसे आयतन, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ में वॉल्यूम कि साउथ में वॉल्यूम, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर भी एक, प्रेशर जो है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर में भी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, विजिबल रेंज के बढ़ते क्रम घटते क्रम में जो क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसका हम लोग डिटेल से थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि जो लॉन्ग वेव होता है, ठीक है, लॉन्ग वेव का लो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, और जो शॉर्ट वेव होगा, मान लीजिए ये शॉर्ट वेव है, तो इसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। दैट मीन्स कि वेव लेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी के। मतलब जिस तरंग का, ठीक है, या जिस कलर का अगर वेवलेंथ हाई है तो फ्रीक्वेंसी लो होगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ लो होगा। इस तरह से इसका संबंध होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक और चीज़ याद रखनी है, एक ऑर्डर, जिसको कि मैं लिखता हूँ RMIVUXG। ये ऑर्डर आप याद कर लेना, RMIVUXG, ठीक है। आर जो होता है वो हो गया रेड नहीं, रेडियो, एक मिनट, ये हो गया रेडियो वेव। एम फॉर माइक्रोवेव, ठीक है। आई फॉर इंफ्रावेव। वी फॉर विजिबल। यू फॉर हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट, यूवी। और एक्स हो गया एक्सरे, और जी हो गया गामा रे। देखिए ये क्रम आप याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, या इसको ऐसे याद कर लेना, कैसे भी याद रखना, लेकिन इसको याद रख लेना क्रम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए जैसे हम लिख लिए RMIVUXG। अगर हमसे पूछता है कि वेवलेंथ, देखिए रेडियो वेव है, तो रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। वही गामा रे का बात करें तो गामा का वेवलेंथ ये सबसे कम होगा और फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे हाई होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई होगी और इसकी वेधन क्षमता जो है, ये वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी, वेधन क्षमता, ठीक है। तो इस क्रम में ये चलेगा इस तरह से। वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ में रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम माइक्रोवेव, फिर उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल, और उससे कम अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स, और उसके बाद गामा। तो ये क्रम चलेगा आपका वेवलेंथ का,
याद रखिएगा, ये वेवलेंथ का घटते क्रम में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का बढ़ते क्रम में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब देखिए इसमें हम इसमें हम अब ये जो भी है विजिबल लाइट, इसका भी स्पेक्ट्रम का एक बार हम देख लेते हैं कैसे। चलिए देखिए, इसमें से जो आपका विजिबल लाइट है, विजिबल, इसमें आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका भी क्रम आपको पता ही होगा, इसका भी क्रम आप लोग याद कर लेना। रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, इसके बाद ब्लू और इंडिगो, उसके बाद वायोलेट, ठीक है। बेजिनिया पिनाला इसका हिंदी में होता है इधर से। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो रेड लाइट का जो होता है इस क्रम में, ठीक है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। और इधर जो है वायलेट, ठीक है, बैंगनी कलर, ये जो होगा ये सबसे कम होगा, इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है। वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण ही ये ज़्यादा बिखराव इसमें प्राप्त होता है, ठीक है, बैंगनी कलर में ज़्यादा बिखराव होता है। और रेड कलर का यूज हमें यातायात सिग्नल या दूर तक देखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ, ये बिखरता नहीं है। वेवलेंथ जब इसका सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। और वायलेट की, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछें कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, अधिक है, या स्टेटमेंट बना के पूछें, या आपको रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, एक्स रेज, गामा रेज, इनसे संबंधित कुछ भी पूछें, कोई भी क्वेश्चन बनाए, आप आंसर इसका दे सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए जब प्रकाश की तरंगे, ठीक है, जब लाइट रे वायु से कांच में जाती है तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या चेंज होता है और क्या अनचेंज रह जाता है। तो जब भी प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में गुजरती है तो क्या होता है, वेवलेंथ जो है तथा उसका वेग, ठीक है, तरंग दैर्ध्य और वेग, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। चेंज क्या नहीं होता, प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में गुजरती है तो चेंज जो नहीं होता है वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है ये अनचेंज रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब चलिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। पता ही है, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, ठीक है। जैसे नेप्थलीन बॉल हो गया, कपूर गोली हो गई, कपूर, ये डायरेक्ट ऊर्ध्वापातन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं। दैट मीन्स कि ये आवेशित कण है या अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित क्या है। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ठीक है, ये आवेशित कण होती हैं, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे जो है ये उच्च ऊर्जा वाली आवेशित कण होती है, बस इसको याद रखना है, कॉस्मिक रे जो होता है वो आवेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2G स्पेक्ट्रम के जी में क्या है तो सबको पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रडार का आविष्कारक कौन था। तो रॉबर्ट वाटसन, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन ने
1935 ईस्वी में रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, गॉड पार्टिकल्स या हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स। ये करंट अफेयर्स में चल रहा था उस समय, तो ये क्वेश्चन चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल सन 1930, सीवी रमन 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। ठीक है। टेलीस्कोप की खोज किसने की? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सदी की शुरुआत में जहाज का आविष्कार तो पता ही है, राइट ब्रदर्स ने किया था जहाज का आविष्कार। एक क्वेश्चन है, देखिए, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? माइक्रोन देखना होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए ऑप्शन में देखना होगा। तो ये होता है 10⁻³ मिलीमीटर mm। ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है या मिलीमीटर में पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होगा। तो मिलीमीटर में 10⁻³ ठीक है mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेन स्केल में क्या होता है? तो 40 डिग्री को कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला होता है F = 9/5C + 32। तो कुछ भी मान हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कुछ भी पूछे, अब इस फार्मूला में पुट करेंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला आप कम से कम याद कर लेना, F = 9/5C + 32। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? क्रोमेटोग्राफी तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक मिश्रण से पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है। इस तकनीक के द्वारा मिश्रण से पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है। ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में भी, दो बार पूछ चुका है अभी तक, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी कहीं पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक की कालावधि, लोलक पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो सरल लोलक की जो कालावधि होती है लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 2πL/g होता है, मतलब कि लंबाई पर, देख रहे हैं, ये लंबाई पर डायरेक्टली है, लंबाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। तो एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमणपाती होती है। ठीक है। लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल यानी फोर्स गुणनफल है, तो F = m/a। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सदिश अदिश से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आप लोग इसको पर देख लेंगे, इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, फिर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। तो आज हम लोगों ने कम से कम 30 क्वेश्चंस और इसके साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिला के 50-60 क्वेश्चन के करीब कर लिए हैं। अगर इतना हम ध्यान रखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फिर से इसके अगले प्रश्नों को लेके। ठीक है। जल्द से जल्द उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस इसे देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।